नदी गायब है। एस.आर. हरनोट लेखक परिचय। एस.आर. हरनोट का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला की पंचायत व गांव चुनावग में 22 जनवरी 955 के दिन हुआ। उन्होंने B.A. ऑनर्स M.A. हिंदी में पत्रकारिता लोक संपर्क एवं प्रचार प्रसार में उपाधि प्राप्त किए हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में कहानी संग्रह 10 प्रतिनिध कहानियां और माफिया अंग्रेजी से अनुवादित कहानी संग्रह हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा पुरस्कार, हिमाचल राज्य अकादमी पुरस्कार, अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा श्रेष्ठ साहित्य सम्मान, हिमाचल केसरी पुरस्कार आदि पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। टीकम हांफता हुआ घर के नीचे के खेत की मुंडेर पर पहुंचा और जोर से हाँक दी, पिताजी, दादाजी, ताऊजी, बाहर निकलो, नदी गायब हो गई है। हाँक इतने जोर की थी कि जिस किसी के कान में पड़ी तो वो बाहर दौड़ा आया होता। टीकम अब खेत की पगडंडी से ऊपर चढ़कर आंगन में पहुंच गया था। उसका माथा और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। चेहरे पर उगाई नर्म दाढ़ी के बीच से पसीने की बूंदें गले की तरफ सरकर रही थी। आंखों में भय और आश्चर्य पसरा हुआ था, जिससे आंखों का रंग गहरा लाल दिखाई दे रहा था। उसका पिता और दादा सबसे पहले बाहर निकले और पास पहुंचकर आश्चर्य से पूछने लगे, टीकू बेटा क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सुबह सुबह क्या गायब हो गया? उसकी सांस फूल रही थी, ओंठ सूख रहे थे, जबान जैसे तालू में चिपक गई हो। कोशिश करने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा, बस ओंठ हिल रहे थे। तभी उसकी अम्मा हाथ में पानी का लोटा लिए उसके पास पहुंच गई। सिरे से उसके बाल सहलाते हुए लोटा उसकी तरफ बढ़ा दिया। टीकम ने झपट कर ऐसे लोटा छीनकर पूरा पानी गटक गया मानो बरसों का प्यासा हो। कुछ जान में जान आई थी। अब तक कुछ और घरों के लोग भी आंगन में इकट्ठे हो गए, पूरी बात जानना चाहते थे। बरसात के शुरुआती दिन थे। सुबह के तकरीबन 7 बजे का समय होगा। इस वक्त तक पूर्व के पहाड़ों के पीछे से सूरज की किरणों की उजाल गांव पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, पर आज उन पर काले बादलों का डेरा था। पहाड़ आसमान का हिस्सा लग रहे थे। उत्तरी छोर के पर्वतों के ऊपर बादलों की कुछ डरावनी आकृतियां थी। हवा के साथ पूर्व के बादल कभी छितराते तो भोर की लालिमा ऐसे दिखती मानो भयंकर आग में बादल जल रहे हों। इसी बीच कई धमाके हुए और आंगन में खड़े सभी लोग चौंक गए। समझ नहीं आया कि यह बिजली चमकी है या कुछ और है। कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। गौशाला से पशुओं और भेड़ बकरियों के रंभाने मिमियाने की आवाजें आने लगी थीं। टीकम कुछ सहज होकर सभी को बता रहा था। मैं रोज की तरह नदी किनारे घाट में पहुंचा। गेहूं फुफरा की बोरी एक किनारे उतार कर रख दी और चक्की चलाने को कुहल फेरने चला गया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। मैंने सोचा कुहल कहीं से टूट गई होगी। मैं नदी की तरफ हो लिया। वहां पहुंचा तो हतप्रभ रह गया। कुछ समझ नहीं आया कि जिस नदी का पानी कभी सूखा ही नहीं, वो रात रात में कैसे सूख गई। कुछ देर मैं ऐसे ही खड़ा रहा। कई बार आंखें मली कि धोखा तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं पिताजी, नहीं दादा, वो धोखा नहीं था। नदी सचमुच गायब हो गई है। उसका पानी सूख गया है। टीकम की बातें सुनकर सभी सकते में आ गए थे। उसकी माँ उसके पास आकर उसे समझाने लगी थी, देख टीकू, तू न रात को बहुत देर तक जागता रहा है। कितनी बार बोला कि टेलीविजन मत इतनी देर देखा कर, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है न। फिर मैंने तेरे को तड़के तड़के अधनींदे जगा दिया था। जरूर कुछ धोखा हुआ होगा। इसी बीच देवता का पुजारी भी आ पहुंचा था। उसे टीकम की बातों पर कुछ विश्वास होने लगा। उसने सभी को समझाया कि यहाँ आंगन में बहसबाजी करने से क्या लाभ, सभी चलकर अपनी आंखों से देख लेते हैं कि क्या बात है। पुजारी की बात मानकर सभी नदी की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में सभी नदी के किनारे पहुंच गए। टीकम की बात सच निकली। नदी खाली थी, मानो किसी ने पूरे का पूरा पानी रात को चुरा दिया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। इसी बीच नीचे की ओर से भी लोग ऊपर को आते दिखे। वे भी इसी उधेड़ बुन में थे कि नदी का पानी आखिर कहाँ गया। लोग नदी के किनारे से पहाड़ की ओर चढ़ने लगे। वहां से नदी नीचे बहती थी। नदी छोटी थी, लेकिन आज तक कभी उसका पानी नहीं सूखा था। कितनी गर्मी क्यों न पड़े, उसका पानी बढ़ता रहता। वो जिन ऊंचे पर्वतों के पास से निकलती थी, वे हमेशा बर्फ के ग्लेशियरों से ढके रहते थे। उन पहाड़ों पर कई ऐसे हिमखंड थे जो सदियों पुराने थे। इस छोटी सी नदी से कई गांवों की रोजी रोटी चलती थी। इसी के किनारे किसानों के क्यार थे, जिसमें वे धान गेहूं बीजते और सब्जियां उगाते। अभी भी पहाड़ों के इन गांवों में कोई पानी की योजना नहीं थी, इसलिए लोगों ने जरूरत के मुताबिक गांवों को छोटी छोटी कुहलों से पानी लाया था। लेकिन आज तो जैसे उन पर पहाड़ ही टूट गया हो।
अभी तकरीबन 1 किलोमीटर ही सब लोग ऊपर पहुंचे थे कि तभी इलाके का प्रधान पगडंडी से नीचे उतरते दिखाई दिया। उसके साथ कुछ अनजाने लोग थे जो पहाड़ी नहीं लगते थे। लोगों ने उसे देखा तो कुछ आसरा बंधा, वही तो उनके इलाके का माई बाप है। इतने लोगों को साथ देखकर वो पल भर के लिए चौंक गया। फिर पुजारी से ही पूछ लिया, पुजारी जी, सुबह सुबह कहाँ धावा बोल रहे हो, खैरियत तो है न? पुजारी के साथ लोगों ने जब प्रधान को देखा तो थोड़ी जान में जान आई। पुजारी कहने लगा, प्रधान साहब, अच्छा हो गया कि आप यहीं मिल गए। क्या बताएं आपको, देखो न हमारी नदी का पानी ही सूख गया है। पता नहीं कहीं देवता हमसे नाराज तो नहीं हो गया है। पुजारी के कहते ही प्रधान की हंसी फूट पड़ी थी। उसके साथ जो अजनबी थे वे भी हंस पड़े। किसी और को उनकी हंसी में कुछ न लगा हो, पर टीकम को हंसी अच्छी नहीं लगी। उसमें जरूर कुछ ऐसा था जो उसको भीतर तक चुभ गया। वैसे भी वो 21 बरस का जवान मैट्रिक पढ़ा था और पुलिस में नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहा था। गरीब परिवार से था, इसलिए पढ़ने कॉलेज शहर नहीं जा सका, पर घर रहकर ही पत्राचार से BA की पढ़ाई कर रहा था। वैसे गांव के लोग भी उसे प्रधान ही कहा करते, क्योंकि वो हर समय लोगों के लिए कुछ न कुछ करता रहता। कभी किसी की अर्जी चिट्ठी लिख देता, कभी किसी का कोई काम कर देता, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताता रहता। बोलचाल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। लोग तो उसे इलाके के भावी प्रधान के रूप में देखने लगे थे, परंतु उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसे पता नहीं क्यों पुलिस की नौकरी का शौक था। प्रधान ने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से सुलगा कर पुजारी से बतियाने लगा, भाई पुजारी जी, सुबह सुबह इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नदी कहीं नहीं गई, अब वो बिजली बन गई है। इलाके में बिजली बनकर चमकेगी, तुम्हारे लिए नए नए काम लाएगी। गांव के लोग मेरे को हमेशा बोलते थे न कि प्रधान ने कुछ नहीं किया। आज हर घर से एक आदमी को कंपनी काम दे रही है। मैं तो इसलिए ही तुम्हारे पास आ रहा था। मतलब, टीकम ने बीच में ही प्रधान को टोक लिया। प्रधान हल्का सा सिकपकाया। उसे टीकम कभी फूटी आंख नहीं सुहाया था। सुहाता भी क्यों, पढ़ा लिखा समझदार था। प्रधान के लिए खतरे की घंटी कभी भी बजा सकता था। मतलब यह बचुआ कि तू तो पढ़ा लिखा है रे, अखबार नहीं पढ़ता क्या? सपने तो थानेदार बनने के देखता है। भाई पुजारी जी, पहाड़ के साथ जो दूसरा जिला लगता है न, उसकी सीमा पर पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री ने बिजली की नई योजना का उद्घाटन किया है। तुम्हारी वो नदी एक सुंग से वहीं चली गई है। वहाँ उसकी जरूरत है, वो वहाँ बिजली तैयार करेगी। पर हमारा क्या होगा प्रधान जी? इतने गांवों के खेत क्यार सूख जाएंगे, घराट बंद हो जाएंगे। पानी रहेगा पुजारी जी, रहेगा। बरसात का पानी इसी में रहेगा। भाई वो पहाड़ पर तो नहीं चढ़ेगा न। फिर अब घराट घरूट कौन चलाता है? बिजली से चक्कियां चलेगी। क्यों रे टीकम, क्यों नहीं लगाता 1-2 चक्कियां? सरकार लोन दे रही है, काहे को पुलिस की नौकरी के चक्कर में पड़ा है? इतना कहकर प्रधान ने वहां से खिसकना ही ठीक समझा। टीकम भले ही सारी बातें समझ गया हो, पर लोगों की समझ में कुछ नहीं आया था। टीकम ने ही सभी को समझाया था कि इस पहाड़ी नदी को एक सुरंग से दूसरी तरफ ले जाया गया है और अब वो यहाँ लौटेगी नहीं। उधर उसके पानी से बिजली पैदा होगी। नदी गायब होने के साथ उनके गांव पर एक और संकट खड़ा हो गया था। उनका गांव ऐसे पर्वतों की तलहटी में था जहां ग्लेशियरों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था। अब रोज डायनामाइटों के धमाकों से टनों के हिसाब से उस नदी में चट्टानें गिरनी शुरू हो गई थी और नदी के किनारे जो घाट थे वे तो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। जिस नदी में नीला साफ पानी बहता रहता, उसमें मिट्टी पत्थर भरने लगे थे। सबसे ज्यादा खतरा टीकम के गांव को ही था। लोग जानते थे कि धमाकों के शोर से पहाड़ पर सदियों से सोया ग्लेशियर जाग गया तो उनके गांव को लील लेगा, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। इस योजना का जितना काम हो गया वो ठीक है, पर इससे आगे होने से रोकना होगा। टीकम ने गांव के लोगों की एक समिति का गठन किया था और एक आवेदन पत्र बनाकर उस पर सभी के हस्ताक्षर करवाए थे। उसका मानना था कि प्रधान के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले 10-20 लोग टीकम की अगुवाई में पहले विधायक को मिले। लेकिन विधायक ने बजाय उनकी तकलीफ सुनने के उल्टा विकास का लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। बिजली योजना का काम जोरों पर था। अब तो गांव के नीचे से एक सड़क भी निकल रही थी जिसकी खुदाई और ब्लास्ट से उनके गांव के नीचे की पहाड़ी धंसने लगी थी। कई बीघे जमीन तो धंस गई थी। अब इस काम को रोकना उनकी प्राथमिकता थी। सभी जानते थे कि प्रधान और विधायक से लेकर ऊपर तक कोई उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जिस कंपनी को वो काम मिला था वो बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने अरबों रुपए इस योजना के लिए लगा दिए थे।
उन्हें इससे कोई मतलब न था कि उनके काम से नदी गायब हो रही है या जंगल नष्ट हो रहे हैं या गांव की जमीन धंस रही है या गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। उनके लिए तो पहाड़ सोना थे और प्रदेश की सरकार विकास के नाम पर उस कंपनी पर बहुत ज्यादा मेहरबान भी थी। मगर लोगों के पास अब कोई रास्ता न बचा था। पुजारी ने ही लोगों को सुझाया कि क्यों न देवता का आशीर्वाद लिया जाए। वैसे भी उनके गांवों के देवता की दूर दूर तक मान्यता थी। यहाँ तक कि चुनाव होने से पहले मुख्यमंत्री तक वहां माथा टेकना नहीं भूलते थे। वो प्राचीन मंदिर था जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। 2 मंजिलें इस मंदिर की, एक मंजिल जमीन के नीचे थी जिसमें लाखों करोड़ों का साज सामान रखा हुआ था। मंदिर के तकरीबन सभी कलश और मूर्तियां सोने की थी। किवाड़ों पर गजब की नक्काशी थी, यानी उस इलाके का वो सर्वाधिक भव्य मंदिर था। देवता भी शक्तिशाली था। देव पंचायत ने देवता का आह्वान किया तो देवता नाराज हो गया। प्रधान, विधायक और मुख्यमंत्री पर बरस पड़ा। विनाश की बातें होने लगी। निर्णय हुआ कि विधायक को यहाँ बुलाया जाए। देवता की तरफ से फरमान जारी हुआ लेकिन विधायक नहीं आया। फिर मुख्य को फरमान गया। मंत्री ने सहजता से उत्तर भी दिया कि वे देवता का अपार आदर करते हैं, लेकिन विकास के मामले में देवता को बीच में लाना कोई विपक्षी राजनीति है। लोग निराश हो गए। अब निर्णय हुआ कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जाए, कंपनी का काम रोका जाए। इसलिए उस गांव के साथ कई दूसरे गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और बड़े समूह में विरोध करते हुए कंपनी के काम को रोक दिया गया। लोग वहीं धरने पर बैठे रहे। दूसरे दिन उन्हें भनक लगी कि शहर से हजारों पुलिस जवान आ रहे हैं। टिकम पुलिस की ज्यादतियों से वाकिफ था। विचार विमर्श हुआ। तय किया गया कि देवता का सहारा लिया जाए। कुछ लोग वापस लौटे और देवता का पारंपरिक विधि विधान से श्रृंगार किया गया। उनके पास यह अपने गांव, नदी एवं जमीन को बचाने का आखिरी विकल्प था। देवता अपने बजंतर के साथ पहली बार एक अनोखे अभियान के लिए निकला था। विरोध के लिए निकला था। आज न कहीं देव यात्रा थी और न कोई देवोत्सव। न किसी के घर कोई शादी ब्याह था, न किसी की इच्छा ही पूरी हुई थी। दोपहर तक देवता विरोध स्थल पर पहुंच गया। देवता के साथ असंख्य लोग थे। 100 से ज्यादा लोग तो पहले ही कंपनी के काम को रोके बैठे थे। देवता और सरकारी पुलिस तकरीबन एक साथ पहुंचे थे। लोगों को विश्वास था अब कोई ताकत उनके विरोध को कुचल नहीं सकती। उनके साथ देवता है, उसकी शक्ति है। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने लाउडस्पीकर पर कई बार हिदायतें दी कि लोग पीछे हटते जाएं। लेकिन लोगों का जुलूस देवता के सानिध्य में बढ़ता चला गया। सबसे आगे देवता का रथ था। सोने चांदी के मोहरों से सजा हुआ। साथ उसके निशान थे। बाजा बजंतर था। स्थिति जब नहीं संभली तो पुलिस को लाठी चलाने के आदेश दे दिए गए। वे शिकारी कुत्तों की तरह लोगों पर टूट गए। उस विरोध में मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। लोगों की भीड़ पर पुलिस की लाठियां बरस रही थीं, पर लाठियों का असर कोई खास नहीं हो रहा था। पहाड़ी शरीर मिट्टी गोबर से पुष्ट उन देहातियों पर जब लाठियां असरदार नहीं रहीं तो बंदूकें तन गई। फिर एकाएक गोलियां चल पड़ीं। पहली गोली देवता के एक बुजुर्ग कारदार को लगी थी। वो पहाड़ी से लड़खड़ाता नीचे गिर गया। दूसरी गोली पुजारी को लगी। वो जोर से चीखा। उसके हाथ से फूल, अक्षत और सिंदूर की थाली नीचे गिर गई और बेहोश हो गया। लोग बहुत घबरा गए थे। अब गोलियों का सामना करना कठिन हो रहा था। वे पीछे हटने लगे, भागने लगे, लेकिन उनका भागना बेअसर साबित हुआ। रास्ता सकरा था जिससे ऊपर भागने में कठिनाई हो रही थी। आर पार ढांक थे। दाईं तरफ गहरी खाई। नीचे असंख्य पुलिस वाले हाथों में लाठियां और बंदूकें ताने ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। 2 युवाओं को भी गोली लगी थी। उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया था। एक लड़की अंतिम सांसें गिन रही थी। कई लोग घायल हो गए थे। रास्तों और झंखाड़ों में गिरे पड़े थे। टीकम जैसे कैसे देवता को बचाने में लगा था। रथ का मुंह पीछे मोड़कर कारदारों को वहां से भागने के लिए चिल्ला रहा था। देवता श्रृंगार में था, लोगों के कंधों पर था। उनके न रथ छोड़ते बन रहा था और न भागते हुए। देवता भी लाठियां गोलियां नहीं रोक पाया। अपने हक की लड़ाई में लोग अपार विश्वास और आस्था के साथ उसे अपने साथ लाए थे। देवता के साथ यह अपनी तरह का अनूठा विरोध था, पर गोलियों के आगे वो भी असहाय हो गया था। कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाकर मरे हुए लोगों की लाशों को उठा ली थी। लोग निराश हताश लौट रहे थे। घरों में औरतें और बच्चे इंतजार कर रहे थे। मुश्किल से लोग गांव तक पहुंचे थे। उनके साथ एक कारदार, पुजारी और 2 युवाओं की लाशें देख सभी का कलेजा मुंह को आ गया था। इस हादसे ने पूरे गांव और इलाके को दहला दिया था। देवता के गुरों और कारदारों को कुछ नहीं सूझ रहा था।
युवा आक्रोश में थे। उन्होंने देवता के रथ को कारदारों से छीन लिया और मंदिर के प्रांगण में रख दिया। साथ बचे हुए ढोल, नगाड़े, करनाले और दूसरे वाद्य भी। एक युवा घर से मिट्टी का तेल ले आया। देवता के रथ को जलाने में अब कुछ ही देर थी, लेकिन टीकम ने उन्हें समझा बुझा कर रोक दिया था। जैसे कैसे लोग शांत हुए तो देवता को कोठी में बंद कर दिया गया। यह अविश्वास की पराकाष्ठा थी। आज कई भ्रम टूटे, आस्थाएं मरी थीं। देवता मंदिर में चुपचाप शक्तिविहीन होकर पड़ा था। कहाँ गई उसकी शक्ति? क्यों उसने सहायता नहीं की? क्यों कोई चमत्कार नहीं हुआ? बात आग की तरह पूरे इलाके में फैली गई थी। पुलिस की ज्यादतियों से लोग खिन्न थे, आश्चर्यचकित थे। देवता के होते हुए जो कुछ हुआ उसे देखकर हतप्रभ थे। जब देवता कुछ नहीं कर सका तो उनका कौन अपना होगा? हताशाएं चारों तरफ थीं। अंधकार चारों तरफ था। परियोजना की बलि चढ़ जाएगा उनका गांव। न पशुओं को पानी, न खेतों को पानी, न जंगल की हरियाली, न नदी का शोर, कुछ भी नहीं। शेष रह जाएगा तो डायनामाइटों का शोर, गिरते दरकते पहाड़, पिघलते ग्लेशियर। पुलिस वाले अब निश्चिंत हो गए थे। उनकी गोलियों के आगे देवता की भी नहीं चली। वे मस्ती में खा पी रहे थे। उन्होंने सरकार के साथ कंपनी के अफसरों को भी खुश कर दिया था। बकरे कट रहे थे। कंपनी के लोगों ने सारे इंतजाम उनके लिए किए थे। लेकिन अगले ही दिन यह समाचार सुर्खियों में था कि उस रात इस हादसे के शिकार हुए ग्रामीणों ने रात को शराब और मांस के उत्सव में मदहोश हुए पुलिस व कंपनी के लोगों पर धावा बोल दिया था और सुबह तक उनका वहां कोई नामोनिशान नहीं था। मौकाए वारदात से महज कुछ बंदूकें, 10-20 लाठियां, दर्जनों शराब की टूटी हुई बोतलें, बकरों के कटे सिर और उधड़ी खालें और फटी हुई बर्दियों के टुकड़े बरामद हुए थे। शायद जिस देवता को पुलिस के आतंक ने भगौड़ा बना दिया था वही ग्रामीणों में सामूहिक रूप से प्रकट हो गया था और ग्रामजनों ने अपने आक्रोश से शासन की दमनकारी शक्तियों को तहस नहस कर दिया था।